आदाब, आप सभी का इस्तकबाल करता हूं मुनसिफ टीवी के इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मुल्क मिल्लत और मसाइल। ये हर हफ्ते प्रोग्राम आपको दिखाया जाएगा सैटरडे के रोज़, और इसमें हम मुल्क की आवाम से जुड़े और जो ख़ास तौर से मुस्लिम तबका है उसके जो मसाइल हैं उस पर हम एक तरीके से चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, बहस करेंगे और मुद्दे का हल तलाशने की कोशिश करेंगे। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल होगा। जो दानिश्वर तबका है वो लोग हमारे साथ होंगे और पढ़ा लिखा तबका है और अलग अलग फील्ड के लोग जो हैं वो एक जगह बैठेंगे, बात करेंगे कि आखिर जो मुल्क की आवाम के सामने, मुस्लिम तबके के सामने जो भी मसले दरपेश हैं, चाहे वो हिजाब का मसला हो, चाहे वो जिस तरीके से अभी ज्ञानवापी का मसला है कि भाई कैसे जो है जो उनकी इबादतगाहें हैं उनको कई बार ऐसा लग रहा है कि उन्हें जानबूझ करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम तबके में उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। बहुत सारे मसले हैं, तालीम का मसला है, माशी मसला है, सियासत में हिस्सेदारी का मसला है। तो मुस्लिम तबके से जुड़े और ख़ास तौर से तमाम जो दूसरे लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, उनसे जुड़े मुद्दों पर आपको रूबरू कराएंगे उनसे, और अलग लोगों से, अलग अलग तबके के लोगों से बैठ करके हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन मसलों से जो है वो कैसे पार पाई जा सकती है और कैसे उन मसलों का हल निकाला जा सकता है एक पॉजिटिव वे में। तो आज जो है हम इसी मसले पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ज्ञानवापी केस पर यह कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम तबका है वो अपने आप को बेबस मान रहा है, बेबसी के आलम में है मुल्क का मुसलमान। और क्योंकि कल यानी जुमे के रोज दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें तमाम जो मुस्लिम उलेमा थे, अलग अलग तंजीमों से जुड़े हुए, वो एक प्लेटफॉर्म पर आए थे और वहां बैठ करके उन्होंने अपनी शिकायत एक तरीके से हुकूमत तक पहुंचाई थी और कहा था कि हमारे साथ ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है, दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रही है। तो बहरहाल मुस्लिम तबके को, और जो मुस्लिम तबका भी वो जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जो मुस्लिम तबके के रहनुमा हैं, उन्हें यह बात बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई कि उनके साथ दुश्मनों जैसा जो है वो सलूक कर रही है मुल्क की हुकूमत। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा बयान था। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार वहां पर थे, जमीयत उलेमा हिंद के जो जिम्मेदार हैं वो लोग थे, और तमाम तरह की जो बहुत सारी तंजीमें हैं, मिली तंजीमें हैं, मुसलमानों से जुड़ी तंजीमें, वो सरबराह जो थे वहां पर मौजूद थे। और ये बात कही गई और ये भी कहा गया कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्हें अदालत पर, मुल्क की अदलिया पर भरोसा नहीं रहा। तो बहरहाल ये हालात क्यों बने, आज पहले एपिसोड में हम इसी मसले पर जो है वो चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो हालात हैं, ये जो एहसास कमतरी का एक तरीके से एहसास मुस्लिम तबके के अंदर आ गया है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है। कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ हैं, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। और इनके अलावा के सुहेल साहब हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद हैं, आपका भी इस्तकबाल है। एडवोकेट असलम अहमद जमाल साहब हैं, आप भी मैं इस्तकबाल करता हूं, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। और इन सब के अलावा कासिम सैयद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं। और कासिम रसूल इलियास साहब, पहला सवाल आप ही से, ये जिस तरीके से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मुस्लिम तबके के जो मजहबी रहनुमा थे वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने मतलब बहुत सारी शिकायतें की हुकूमत से, जो 2014 के बाद से अमूमन वो शिकायतें होती रही हैं, मगर अभी मसला था ज्ञानवापी का। जिस तरीके से जो तहखाने के ऊपर जो है वहाँ की कोर्ट का, ज़िला कोर्ट का एक फैसला आया और 7 दिन का वक्त था इंतज़ामिया के पास कि वो 7 दिन के अंदर कुछ इस तरह के जो है वो मतलब इंतज़ाम करे कि वहाँ पर जो पूजा पाठ व्यास एक जो फैमिली है वो करती आ रही है वो वैसा करे। मगर इतनी जल्दी दिखाई जो इंतज़ामिया है, सेम डे रात को 11 बजे ही पूजा करा दी गई। तो मेरा ख्याल कि वो भी एक गुस्सा था कि भाई मुस्लिम तबके से जुड़े मसाइल जब होते हैं उनके फेवर के लिए तो कोई सामने नहीं आता, मगर अगर उनकी मुखालफत में कोई बात कही जाए, कोई ऑर्डर दिया जाए तो उस पर फौरन अमल होता है। तो क्या रद्द अमल है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, एक बात जो इस वक्त उभर कर सामने आ रही है कि हुकूमत, अदलिया और इंतजामिया, ये 3 अलग अलग सुतून है जमहूरियत के जी, और इनकी आजादी के अंदर ही जमहूरियत की बका है। हाँ। अब इस वक्त महसूस ये हो रहा है कि इनके दरमियान जो फासले हैं वो सिर्फ कम नहीं हुए बल्कि तकरीबन खत्म हो गए। और जो हुकूमत सोचती है वही अदलिया भी सोचने लगी है, जो अदलिया सोचती है उसको इंतजामिया फौरी तौर पर नाफिज कर देती है जी। तो ये किसी भी जमहूरियत के लिए बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही नुकसानदा चीज है कि जब जो 3 पिलर्स हैं जमहूरियत के, वो तीनों पिलर जो है मुदगम हो जाएं, एक दूसरे के अंदर पेवस्त हो जाएं, तो उसके बाद फिर किस पर आप भरोसा करेंगे। जब हुकूमत कोई फैसला करती है तो हम अदालत से रुजू करते हैं, और अगर अदालत ही हुकूमत के ताबे हो जाए या अदालत हुकूमत के ईमा पर फैसले करने लगे तो उसके बाद क्या होने वाला है। आप देखिए, इस केस के अंदर हम ये महसूस कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में तो बुत रखे गए थे चोरी छुपे जाकर, यहां तो अदालत के हुक्म से बुत रखे जा रहे हैं। अभी असल मसले का फैसला नहीं हुआ है।
असल मसला ये है कि वो मस्जिद है या उसके नीचे कोई, मैंने जो बुनियाद बताई जा रही है, जो सर्वे किए जा रहे हैं, उससे ये बताया जा रहा है कि वहां कोई किसी जमाने में कोई बड़ा मंदिर था, भव्य मंदिर था, उस पर ये मस्जिद बन गई है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली सिमिलर बात जो है बाबरी मस्जिद के मसले पे कही गई थी, और बाबरी मस्जिद में 3 बार खुदाई हुई थी, और तीनों बार खुदाई के दरमियान में उन्होंने ये दावा किया था कि भव्य मंदिर नीचे था मौजूद। जब अदालत में ये मसला पेश हुआ लखनऊ बेंच के सामने, तो उस वक्त हमने 10 प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट को खड़ा किया था, और उन्होंने उस पूरी रिपोर्ट की धज्जियां बिखेर दी। नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर कोई गुफ्तगू ही नहीं की। जब मसला सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि साहब जो कुछ भी इनको अवशेष मिले हैं वहां पर, ये बाबरी मस्जिद बनने से 400 साल पहले के हैं। अब आप मुझे बताइए कि अभी इन्होंने सर्वे जो है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बाबरी मस्जिद में खुदाई की थी, यहाँ तो खुदाई नहीं हुई, आपने कैमरे से चीजें देखी, उसके बाद एक चीज कह दी, और अभी उस मसले पर कोर्ट के अंदर बहस नहीं हुई है। कोर्ट ने भी तय नहीं किया कि जो चीज मिली है वो क्या चीज है। लेकिन दूसरे फरीक ने इस तरह मीडिया में फैलाना शुरू कर दिया कि बहुत बड़ा मंदिर था और उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। एक बात। दूसरी बात ये देखिए, उसके बाद एक फैसला आता है कि साहब ये कहा जाता है कि 93 तक वहां पे नीचे बेसमेंट नहीं है बल्कि निचली मंजिल है, उस मंजिल में वहां पूजा हुआ करती थी। दिसंबर 93 तक। बेबुनियाद बात जी, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन क्यों 93 को निकाला गया बीच में? इसलिए कि वो 91 का जो एक्ट है, वो एक्ट इंफ्रक्चुअस हो जाए कि भाई ये तो मसला 47 का नहीं है, ये तो 93 तक यहाँ पे इबादत होती थी, और 93 में हुकूमत के जरिए से बंद किया गया उसको। बिल्कुल बेबुनियाद बात है, गलत बात है। अब उसके ऊपर जाके अदालत ने क्या किया, बजाय से उसका वेरिफिकेशन होता, कुछ होता, अदालत ने ये किया कि फौरन एक ऑर्डर पास कर दिया कि उसको अपनी तहवील में ले लिया जाए। 17 तारीख को, 24 तारीख को उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया। उसके बाद अब वो ये कहते हैं इस ऑर्डर के अंदर 31 के साहब वहां पर 7 दिन के अंदर इंतजामिया उसके इंतजामात करे, पूजा पाठ वगैरह की। और इंतजामिया 7 दिन का इंतजार नहीं करती है, उसी दिन रात में जो है ग्रिल काट के वहां पे मूर्तियां स्थापित कर दिया थी। किसी भी अदालती मामले में आप देखिएगा दूसरे फरीक को अपील का हक दिया जाता है। इस मामले में इतनी तेजी की गई कि अपील ये हाई कोर्ट में जाकर कोई ऐसा स्टे ऑर्डर न ले आए कि वो चीज रुक जाए। तो इसका मतलब ये है कि इंतजामिया और हालांकि हाई कोर्ट ने तो स्टे देने से भी मना कर दिया, सब एक जगह जमा हो गए। हाई कोर्ट ने तो स्टे देने से भी मना कर दिया। देखिए हाई कोर्ट क्या कह रहा है, अब आप देखिए हाई कोर्ट ये कह रहा है 17 तारीख का जो ऑर्डर था कोर्ट का, उसको आपने चैलेंज क्यों नहीं किया? भाई 17 तारीख का ऑर्डर मूर्तियों के बारे में नहीं था। 17 तारीख का ऑर्डर ये था कि निचली मंजिल की निगरानी करेगा मजिस्ट्रेट। अब अगर हमने सपोज 17 तारीख के ऑर्डर को स्टे नहीं किया या उसको चैलेंज नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि 31 के ऑर्डर पे हम कोई गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये तो अजीबोगरीब बात है। बिल्कुल ठीक है। के सुहेल साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका, क्या कहेंगे? क्योंकि ये देखिए, मैंने जैसे ओपनिंग में भी कहा था कि ये अगर मिल्लत के तमाम जो रहनुमा हैं वो जमा हो रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पर, और अगर वो ये बयान दे रहे हैं कि उनके साथ हुकूमत, सिस्टम, इंतज़ामिया जो है वो सौतेला व्यवहार कर रहा है, दुश्मनों जैसा जो है रवैया उनके साथ अपनाया जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है और बहुत बड़ा बयान है ये। जाहिर तौर पर हम देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो ख़बरें पहुंचती हैं या कहीं जब लोगों के ग्रुप्स में बैठते हैं तो वही कुछ बातें आती हैं, वही एहसास कमतरी, वही हुकूमत से शिकायत, और जो मामला जो है नया ये ज्ञान वापिस से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसको लेकर के और ज़्यादा मायूस है इस वक्त तबका। और हमने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से मेहरौली में भी 700 साल पुरानी एक मस्जिद को, मदरसा भी था वहाँ पर, उनको भी जो है वो एक तरीके से ज़मींदोज़ कर दिया गया। तो जाहिर तौर पर वो हुकूमत से बहुत सारी शिकायतें हैं। तो क्या जो है पहला वो रिएक्शन है आपका, किस तरीके से इन तमाम हालात को आप देख रहे हैं? और अगर इतने बड़े जो है प्लेटफॉर्म पर लोग जुड़े थे, एक साथ जुटे थे, तो जाहिर तौर पर बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में वो होंगे और बहुत ज़्यादा शिकायतें होंगी। जी, असल में ये जो हो रहा है ये एक जुडिशियल करसेवा हम बोलना चाहेंगे। बेसिकली पहले ऐसा हुआ करता था कि आरएसएस के, संघ परिवार के अलग अलग लोग जो है इस तरीके से एक डेमोलिशन कैंपेन पूरा इंडिया में चलाते हैं, और वो लोग आके मसाजिद को तोड़ना या मसाजिद को खत्म करना, इस तरीके का काम करते थे। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, जुडिशरी के फॉर्मल जो है आर्म्स इस्तेमाल करके पुलिस
और जो है प्रशासन को इस्तेमाल करके, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इस्तेमाल करके बाकायदा एज अ गवर्नमेंट जो है सीधा आके मसाजिद को तोड़ने वाला, और रात के अंधेरे में मतलब जैसा चोरी करते हैं वैसे आप जो है यहाँ पर भी काशी में जो आपने देखा, मतलब ज्ञानवापी मस्जिद में जो देखा, उसी तरीके से दिल्ली में मेहरौली में आपने देखा कि जब लोग दुनिया सो रहे हैं उस वक्त बुलडोजर आके मसाजिद को तोड़ना। और आपको आप ये देख सकते हैं कि ये कोई भी एक मॉडर्न नेशन स्टेट के लिए, और दुनिया में हर जगह पर ये गुफ्तगू हो रहा है कि कैसे इंडिया, आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया बदनाम हो रहा है। अगर आप बोलते हैं कि तारीख में सैकड़ों सेंचुरी के बाद पहले इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर बनने के पहले वहां पर एक मंदिर था, और उसको आज अगर करेक्ट करने के लिए शुरू कर दिया तो एक्चुअली यू आर ओपनिंग अप पैंडोरास बॉक्स, और ये यहाँ तक खत्म नहीं होगा। यहाँ के बुद्धिस्ट लोगों का क्लेम है, आप जानते हैं बुद्धिस्ट लोग यहाँ पर बुद्धा, श्री बुद्धा का जो जन्म हुआ वो यहीं पर बिहार में जो है बोध गया है, लेकिन पूरा इंडिया में 84,000 इंडियन जो हिंदू जो टेम्पल्स है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है जो है बेसिकली बुद्धिस्ट विहारास के ऊपर। मिसाल के तौर पर इवन पुरी के अंदर, आप उड़ीसा में पुरी में पूर्णेश्वरा, केदारेश्वरा, कंतेश्वरा, सोमेश्वरा, अंगेश्वरा, जगन्नाथ टेम्पल, इवन तमिलनाडु में तिरुपति, ओहिबलम जो है आपके आंध्र प्रदेश में, उंडवल्ली आंध्र प्रदेश में, एल्लोरा महाराष्ट्र में, इस तरीके से सैकड़ों जो है इन हिंदू जो क्षेत्र है, मंदिर है जो बताते हैं, ये सब पहले इवन केरला के अय्यप्पा के जो शबरीमला टेम्पल है, ये भी वहाँ के इवन बड़े एक तबके का जो है क्लेम ये है दिस इज एक्चुअली अ बुद्धिस्ट टेम्पल। तो ये सब को वापस देना चाहिए। इवन जो आप जो देख रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद, वहां से 15 किलोमीटर दूर एक जगह है सारनाथ। सारनाथ में पहला सर्मन ऑफ श्री बुद्धा जो डिलीवर किया गया था वो सारनाथ में था, और वहां पर एक बड़ा फलक है, एक बड़ा मार्बल पीस है जिसमें लिखी गई है दिस टेम्पल, दिस विहारा हैज बीन डेमोलिश्ड बाय अ हिंदू जो है किंग का नाम उसमें लिखा हुआ है। तो क्या एक छोटा शिवलिंग, कोट एंड कोट शिवलिंग, जो एक इसके अंदर से मिला है, बोल रहा है हाउस के अंदर से मिल रहा है, इसके आधार पर ये पूरा मस्जिद बनेगा? तो फिर सवाल ये है कि ये सारनाथ में पूरा मंदिर, टूटा हुआ मंदिर का पूरा रेमिनेंस वहां मौजूद है, तो क्या उसको आप वापस देंगे? वहां पर जो कन्वर्ट किया गया हिंदू टेम्पल को डेमोलिश करके आप देंगे? इसी तरीके से 84,000 टेम्पल्स है। जैन लोगों का जो है इसी तरीके का क्लेम है। जैन लोग ये बोलते हैं कि हमारा जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स, मिसाल के तौर पर पद्माक्षी टेम्पल है वारंगल में, सरस्वती जैन टेम्पल है बसार तेलंगाना में, इस तरीके से त्रिभुवन तिलगा जो है जिनालया, इस तरीके से बहुत सारे टेम्पल्स और मस्जिदों को लेकर के भी अलग अलग, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि अलग अलग तंजीमें जो हैं वो अलग अलग संगठनों ने अपनी अपनी लिस्ट बना रखी है, फहरिस्त बना रखी है। वो कोई कहता है कि हजारों में बताता है, कोई दर्जनों में बताता है, कोई सैकड़ों में वो तादाद बताता है कि इन मस्जिदों के नीचे जो है वो मंदिर है, या मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद की तामीर एक ज़माने में कराई गई थी। सबके अलग अलग क्लेम है, तमाम बातें हैं। कासिम सैयद साहब क्या कहेंगे? मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि मुस्लिम तबका वो खुद को कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को बेबस जो है वो अपने आप को महसूस कर रहा है इस वक्त, और महसूस भी इस कदर कर रहा है कि उसको लग रहा है कि हुकूमत जो है वो दुश्मनी निभा रही है। क्या कोई हुकूमत, चाहे वो सूबे की हो या मतलब जो है वो मरकज की हुकूमत हो, क्या किसी हुकूमत को अगर मुस्लिम तबके को ऐसा लग रहा है कि भाई उसके साथ दुश्मनी हो रही है, तो क्या ऐसा रवैया अपनाना चाहिए? और वजह क्या है? ये जो बयान आया है जाहिर तौर पर ज्ञानवापी का मसला अकेला तो है नहीं कि सिर्फ ज्ञानवापी की वजह से जो है वो मुस्लिम तंजीमें इकट्ठा हुई और हुकूमत को कह दिया कि भाई आप तो हमारे साथ दुश्मनों जैसा रवैया जो है वो कर रही हैं या सुलूक वैसा कर रही हैं। सिर्फ ज्ञानवापी का मसला नहीं है। कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से मुस्लिम तबके को लगता है कि वो परेशान है, उसको हैरेस किया जा रहा है, उसके साथ दुश्मनी जो है वो निकाली जा रही है या दुश्मनों जैसा रवैया अपनाया जा रहा है? रब्बानी साहब, इसके कई पहलू हैं जी। एक तो न ये शिकायत नई है, न इसके ऊपर जो बयानात आए हैं वो नए हैं। जी। आवाज आ रही है आपको? आवाज कम है, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो मेरा ख्याल के ज्यादा अच्छे से नाजरीन तक आवाज पहुंचेगी आपकी। साहब, ना तो ये शिकायत नई है जी, ना तो ये शिकायत नई है जी, और न ही जो बयानात आ रहे हैं मुस्लिम लीडरों की तरफ से वो नए हैं। ये सिलसिला तो काफी पुराना है।
असल चीज है परसेप्शन की जी। ये एहसास पैदा है लोगों के अंदर कि एक खास तबके के वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए इस तरह का मैसेज दिया जाना जरूरी समझा जाता है कि एक कम्युनिटी की चूड़ियां कसी जा रही हैं जी, और उनकी चूड़ियां कसने से किसी को खुशी होती है। तो ये जो कुछ भी तामझाम हो रहा है ये उसकी वजह है और 2024 नजदीक है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि हमारे मुस्लिम लीडरों को बहुत दिनों के बाद ही सही कम से कम ये एहसास पैदा हुआ कि मुसलमानों के अंदर, खासतौर से नौजवानों में और इस देश की जनता के इंसाफ पसंद शहरियों में एक बेचैनी पैदा हो रही है और उनके अंदर एहसास महरूमी के साथ साथ शिकायत का भी एहसास पैदा हो रहा है। उन्होंने ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाँ। उसमें कही गई कोई भी बात नई नहीं थी। अच्छा। हाँ, एक चीज जरूर नई हुई है जो खुशाइंद है जी। मेरे नजदीक। मुस्लिम जमातों की एक मुत्तफिका राय ये थी और आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे जी कि वो एक टेप का बंद चलाते थे कि हमको अदालत का फैसला मंजूर होगा, ख्वाह वो कोई भी फैसला है। बाबरी मस्जिद के मामले में इस चीज ने हमारे सामने है कि जो फैसला आया उसको मुस्लिम तबके ने कबूल किया। बिल्कुल ठीक। मुस्लिम लीडरों जमातों ने कबूल किया। हाँ। लेकिन कल ये देखा गया कि तमाम लीडरों के हालतों के रवैयों को लेके शदीद शिकायत पहली बार इतने ताकतवर अंदाज में सामने आई। हाँ। और उसमें ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि अदालतों का जो रवैया लगातार हमारे सामने आ रहा है वो न सिर्फ ही कि मायूस कुन है बल्कि तशवीशनाक भी है और इससे बेचैनी पैदा हो रही है नौजवानों के तबके में। बिल्कुल ठीक है एडवोकेट। इसी के साथ साथ हाँ। एक चीज और है। हाँ। इसी के साथ साथ मॉब लिंचिंग के आप देखिए लगातार वाकयात बढ़ गए हैं। राम मंदिर के बाद में जो प्रोग्राम हुआ था उसके बाद से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तो एक हैजान सा पैदा है इस वक्त। अब इस हैजान से किसको फायदा है किसको नुकसान है ये तो क्लियर दिखता भी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एडवोकेट असलम अहमद साहब, आप ये बताइए कि जिस तरीके से एक बड़ी बात कही गई तमाम तंजीमों की तरफ से और वो ये था कि आजादी के बाद पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि अदलिया जो है वो उनके साथ नहीं है और अदलिया से, अदालतों से, कानून के रखवालों से भरोसा उठ गया है। तो कैसे आप इसको देखते हैं? इसका जो है वो कानूनी पहलू क्या है, मस्जिद का भी हम समझना चाहेंगे, और ये अदालतों से जो एक तरीके से भरोसा उठा है, ये जो शिकायत है अदलिया से, उसको कैसे आप देखते हैं? आपने दो जाविये से सवाल किया है। एक तो कानूनी पहलू है और उसके पहले आपने एक भरोसे की बात की। हाँ। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये एक आम तासुर आज के देश में, माशरे में है। और अगर आपको याद होगा तो अभी से साल भर पहले या कुछ वक्त पहले इवन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब ने भी एक मौके पर एक बात कह दी थी तो उनको अदालत से भरोसा उठ चुका है। अब रह गई बात कि यहाँ पे मेरी एक जाती राय ये है कि देखिए, हम अदालत पे जब भी जाते हैं, हम अदालत के पास इसलिए नहीं जाते कि हमें उस पर भरोसा होता है। हम अदालत के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उसके पास इख्तियार होता है। यहाँ ये समझने की जरूरत है। हाँ। और अदालत अपनी बात मनवाने के लिए उसके पास इख्तियार है और चूंकि इंसान के पास सिविलाइज तरीका एक ही होता है कि अदालत में जाए, लिहाजा हम अदालत में जाते हैं। वरना जहां तक सिर्फ एक आम माशरे में अदालत पे भरोसा होने की बात है, तो इतनी ज्यादा जुडिशियल डिलेज इस मुल्क में हुई है कि आप देख रहे हैं कि इवन अदरवाइज, मैं अभी इस मसले पे बात ना भी करूं तो आप देखेंगे कि लोग जो है वो अदालत के बाहर के जो फैसले हैं, जैसे आर्बिट्रेशन या मीडिएशन, उसकी तरफ का रुख कर चुके हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि अदलिया जो है वो वैसे तो काफी जुडिशियल डिलेज में फंस चुकी है, लेकिन जहां यहां ये वाला मामला सामने आता है, जहां बहुत तेजी से कार्रवाई की जाती है, तो फिर ये एक असर लोगों में जाता है, जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसकी तरफ इशारा बहुत वाज़ेह तौर पे कासिम रसूल इलियास साहब ने किया कि जो 3 सतून अदलिया और इंतजामिया और उसके बाद जो संसद है, वो उनका फर्क बहुत कम लगने लगा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो एक आम माशरे में मैं समझता हूं कि ये एक तस्वुर आज की तारीख में आ चुका है मुख्तलिफ वजूहात से। अब रह गई बात कि जो आपने कानूनी पहलू बताए, तो इन पहलुओं से बचने के लिए और तमाम झगड़े खत्म हो चुके हैं, उसीलिए 1991 का कानून आया था। जी।
क्योंकि अगर हम तारीख में जाकर के तारीख को खोदना शुरू कर देंगे तो बहुत से लोग हमें मिलेंगे कि इस, जैसे कहा जाता है कि मतलब हर किसी ने तारीख में कुछ ना कुछ गलतियां कर रखी है, हर किसी ने, मतलब हर कौम की कोई ना कोई गलती निकल सकती है। जब हमने 1950 में एक नई तारीख शुरू कर दी जी, और ये मान लिया कि लोगों की हुकूमत होगी और राजाओं की हुकूमत खत्म हो गई, तो राजाओं की गलतियों को अक़वामों पे उस पे मुसल्लत करना और इस तरह की कार्रवाई करना, मुझे लगता है कि वो इंसानी उसूलों के खिलाफ है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी अहम बात कही। और एक अक्सर बात ये भी कही जाती है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और ये बात जो है ये लंबे वक्त से चली आ रही है कि अगर इंसाफ में देरी हो रही हो तो वो इंसाफ नहीं रह गया है। कासिम रसूल इलियास साहब, देखिए, ये जो शिकवे शिकायतें हैं ये मतलब जो भी बातें कही गई हैं कि भाई हमारे साथ जो है दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है, ये अपने आप में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये छोटा मोटा बयान है नहीं, मगर ये नौबत जो आई है और जिस तरीके से जिन मसाइल को, जिन परेशानियों को आज मुस्लिम तबका जो है वो झेल रहा है, कैसे आपको लगता है कि जो सिस्टम है पूरा, हुकूमत के साथ साथ पूरा सिस्टम भी हुकूमत के इशारों पर जाहिर तौर पर काम करता है, ये भी कोई नई बात नहीं है, मगर इसका सियासी पहलू अगर हम आपसे समझना चाहें कि इसका सियासी पहलू, चूंकि कासिम सैयद साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया है कि आम इंतखाबात बहुत नज़दीक हैं, क्या मुस्लिमों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना बेहद ज़रूरी है मौजूदा सिस्टम के लिए, मौजूदा सियासी निज़ाम के लिए और उस सियासी पार्टी के लिए जो इस वक्त जो है वो मतलब बरसत्तादार है? इसका सियासी कुल मिलाकर के जो है वो एंगल क्या देख रहे हैं और मुसलमानों के कंधे पर ही रख करके बंदूक क्यों चलाई जाती है? देखिए, आमतौर पे ये कहा जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक के दरमियान अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर जाती है जी, कि वो अगर आएगी इख्तियार में तो वो किस तरह से डिलीवर करेगी, उसके पास आइडियोलॉजी क्या है, उसके पास आर्थिक नीतियां क्या है, माशी पॉलिसी क्या है, तालीमी पॉलिसी क्या है, और उसके बुनियाद पे वो पब्लिक से अपील करती है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आरएसएस के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत ही ऐसा संगठन है जिसमें बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत सोचने समझ वाले लोग हैं और उसके पास एक आइडियोलॉजी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आरएसएस जो है वो विजन, आरएसएस हो या बीजेपी हो, उसके पास कोई विजन नहीं है देश के डेवलपमेंट का। 10 साल इन्होंने हुकूमत की। आप जानते हैं कि पहली बार जब ये आए थे इक़्तिदार में तो इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की थी, हिंदुत्व की बात नहीं की थी, मुद्दे जो इनके बुनियादी मुद्दे थे उसको नहीं उठाया था। उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उसके बुनियाद पर पूरे मुल्क में हंगामा किया, यानी इसको छेड़ा आपके कांग्रेस पार्टी की करप्शन को वगैरह को, और उसके बाद फाइनली उसको 31% वोट मिला। ठीक है, बाकी पार्टियों में वोट बढ़ गया इसलिए वो इख्तियार में आ गई। लेकिन आप मुझे बताइए कि फिर 5 साल गुजर गए, 5 साल आपने डिलीवर नहीं किया, अच्छे दिन नहीं आए, ना आपने सबका साथ दिया, सबको साथ दिया, ना सबका विश्वास जीता। उसके बाद जो है अब आपको दोबारा 2019 में पब्लिक के सामने जाना था तो पुलवामा हो गया। पुलवामा के बारे में अब ये हकीकत सामने आ गई है कि उसमें हुकूमत का कितना इन्वॉल्वमेंट था और क्या था। आप देखिए कि पुलवामा के वक्त में फिर वो बागलकोट किया गया और एक पूरा सीन क्रिएट किया गया, उसके बाद जो है इख्तियार में आप आ गए। इस सब के बावजूद भी आपको 37% वोट मिला। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं, तो अब इनको फेस करना है तो आपको कुछ चीज चाहिए। तो 22 जनवरी का एक खड़ा किया गया, जो मंदिर तामीर ही नहीं हुआ और जिसमें तमाम धार्मिक गुरुओं की ये कहना है कि उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, उसको प्राण प्रतिष्ठा करवा दी गई और फिर पूरा क्रेडिट जो है मोदी साहब को दे दिया गया। उससे बात नहीं बनी तो अब आप जो है दूसरे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको आप बरगला रहे हैं, कहीं नीतीश कुमार को आपने साथ दे लिया, कहीं झारखंड के, तो ये महसूस करते हैं ये लोग कि अगर हमको एक कम्युनिटी को विलेन बना के खड़ा करेंगे तो हम बाकी हिंदू कम्युनिटी को अपने साथ लेने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये मुसलमानों को विलेन बनाकर ये हिंदू कम्युनिटी को मुत्तहद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी को आप बहुत दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। पब्लिक बहरहाल ये कहेगी कि भाई हमारी रोजी रोटी का क्या हुआ, हमारी मुलाजमतों का क्या हुआ, हमारे रोजगार का क्या हुआ, अच्छे दिन कहाँ गए, हमारे हालात बुरे हो रहे हैं। तो ये बहुत दिन तक नहीं होगा। सिमिलर सिचुएशन जो श्रीलंका में हुई थी वही सिचुएशन हिंदुस्तान में पैदा होगी। आप देखिए कि ये 22 दिसंबर का जो पूरा ड्रामा किया था इन्होंने, उनको अब अंदाजा हुआ कि शायद उससे उतना माइलेज नहीं मिला उनको। अब ये फौरी तौर पर ये जो है ये फैसला हुआ है आपके
ज्ञानवापी मस्जिद का। इतनी जल्दी, इतनी उजलत क्या थी कि आपने एक दिन में 11 बजे 12 बजे फैसला दिया, रातों रात जो है वहां मूर्ति स्थापना कर दी। और फिर इसके और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो जज साहब थे उनको अगले दिन रिटायर होना था, वो रिटायर भी हो रहे थे, और ऐसा पहले भी कई बार उनकी बात में मानता हूँ, आपको रिटायर हो रहे थे, लेकिन वो ये तो कह सकते थे ना कि दूसरे फरीक को हम अपील का मौका देते हैं, 1 महीने बाद ये चीज इंप्लीमेंट होगी। तो ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा कहना सिर्फ ये है असल में कि ये जो इक़दाम किए जा रहे हैं, ये साबित करते हैं कि इस हुकूमत की थैली में कुछ नहीं है इस मुल्क को देने के लिए, इस मुल्क की तामीर। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे साहब, और वो ये कि जो मजहबी मामलात हैं, चूंकि सामने वाली पार्टी को, यानी जिस पर इल्जाम लग रहा है, जाहिर तौर पर जो कल तंजीमें जो हैं वो इकट्ठा हुई थी और आज जो है जमात इस्लामी हिंद ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं तमाम तंजीमें या मुस्लिम तबका, वो शायद ये जानती है, आपको ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम तबका है बहुत जज्बाती है, और मुस्लिम तबका क्या, मेरा ख्याल कि तो मुल्क ही ऐसा है कि जहां पर हर कोई मजहब से जुड़ा हुआ है, मजहबी जज्बात से या मजहबी जो उसके सेंटिमेंट्स है उससे कोई भी खिलवाड़ करता है तो जाहिर तौर पर फिर वो परेशानी और फिर तमाम तरह की चीज़ें वो देखने को मिलती हैं। आपको लगता है कि मुस्लिम तबका जो है वो आसान टारगेट है उन लोगों के लिए जो बरसरे इक़्तिदार हैं, और वो इसीलिए आज भी जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मस्जिद को वो शहीद करने गए या उसको इलीगल बता करके ढहाने गए, तो वहाँ तमाम लोग इकट्ठा हुए, फिर वापस उनको शायद जाना पड़ा, तमाम तरह की चीज़ें हुई हैं। तो आसान टारगेट लगता है कि मजहबी सेंटिमेंट्स के साथ जो है आप इनको मतलब इनके साथ खिलवाड़ कीजिए और फिर अपनी पॉलिटिक्स चमकेगी उसमें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, असल में ये कहना कि मुस्लिम तबका बहुत सेंटिमेंटल है, बहुत इमोशनल है, बात सही नहीं है। आप देखिएगा कि इनको ये देखिए, अगर आपने आरएसएस का लिटरेचर पढ़ा होगा तो गुरु गोलवालकर ने बहुत पहले ये बात लिखी थी, और उनको ये लगता है कि देखिए मुसलमानों से क्या खौफ है। मुसलमानों से एक खौफ ये है कि इनके पास एक ऐसा दीन है जो तमाम इंसानों को एक स्टेज लगता है, तमाम के दरमियान मुसावात देता है, वो तौहीद का एक वाज़ेह तस्वुर रखता है, वो सबको साथ लेके चलने की सलाहियत रखता है, वो एक सिस्टम है। तो आप मुझे बताइए कि भाई आप ये जो गुरुग्राम के अंदर पार्क में नमाज होती थी, बरसों से नमाज हो रही थी, उसको क्यों रोका गया? इसलिए उससे एक मैसेज जाता है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नमाज। फिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात क्यों आती है? इसलिए आती है कि जो हमारी आइडेंटिटी उससे मुतासिर हो जाए और हमारी जो दीनी हैसियत वो मुतासिर हो जाए। तो ये एक के बाद एक लगातार जो हमले मुसलमानों पे हो रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहे कि मुसलमानों को करने से हमको माइलेज मिलता है, बल्कि वो ये महसूस करते हैं कि मुसलमान जो है वो उनको हिंदुओं के जो अलग अलग बटे हुए तबकात हैं, उनका जो कास्ट सिस्टम है, उसको जोड़ने के लिए एक विलेन चाहिए उनको, और वो विलेन मुसलमानों के शक्ल में उनको मिल जाता है। अगर आप हिंदुस्तान से मुसलमानों को बाहर कर दें तो शायद ये देश को एक साथ रखना बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये भी एक पहलू है जिसको हमें सामने रखना चाहिए। लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के पास में कोई डेवलपमेंट का वाज़ेह एजेंडा हो और वो सबको सेटिस्फाई करे, मुसलमानों को भी और बाकी लोगों को भी, तो मुसलमान भी कहेंगे बीजेपी हुकूमत सही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ही पैदा हो, जब आपके पास कोई एजेंडा ही नहीं है, आप सिर्फ अडानी और अंबानी को ही प्रमोट करना चाहते हैं, आम आदमी की बात नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोगों को उलझाए रखना चाहते हैं इस तरह के इमोशनल इश्यूज। हाँ, और उलझाने के लिए मजहब जो है आप कह रहे हैं कि वो बहुत आसान चीज़ है, उसमें कोई भी, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं, तमाम जितने भी हिंदुस्तान का जो मतलब एक तरीके से जो यहाँ का कल्चर है, आज सिस्टम है, यहाँ की जो मिट्टी है, वो मजहब है उसके अंदर। वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, वो मजहब तो रहेगा, उसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के सुहेल साहब, ये जितने भी मसले मसाइल हैं, और जाहिर तौर पर जो मिली तंजीमें हैं, अलग अलग तंजीमें हैं, अलग अलग इलाकों में वो काम कर रही हैं, एक तरीके से वो कॉन्फिडेंस भी पैदा करती हैं, सोशल वर्क के काम के साथ साथ वो कहीं ना कहीं मुस्लिम तबके के अंदर या किसी भी तबके के अंदर जो भी काम कर रही हैं तंजीमें, वो उनको आगे बढ़ाने के लिए भी काम करती हैं और उनके अंदर खुद एतमादी भी बढ़ाने का काम करती हैं इन हालात में, जबकि मुस्लिम तबके को ये लगता है कि वो परेशान है, उनको जो है मतलब उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो एहसास कमतरी का शिकार है। तो मुस्लिम तंजीमें जो हैं उनका क्या रोल बनता है, किस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए? क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही बात बन जाएगी या फिर कुछ और तौर तरीके हो सकते हैं जिन्हें अपनाकर ये जो परेशानियां हैं उनको भी दूर किया जाए और एहसास कमतरी का जो एहसास अगर है कम्युनिटी के अंदर उसको भी दूर किया जाए? पहली बात यह है कि मुस्लिम उम्मत के अंदर कोई एहसास कमतरी नहीं है। मुस्लिम उम्मत बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा दलील है, मैनिफेस्टेशन है कि वो अब तक इतना ज्यादा जो है मुसलमान के खिलाफ एज अ कम्युनिटी
आपने बताया बार बार कि नफरत मतलब एनिमी जैसा आप ट्रीट करते हैं। एनिमी जैसा नहीं बल्कि एनिमी ही के तौर पर उसको ट्रीट किया जाता है। आप जानते हैं कि आरएसएस के किताबों में वाज़ेह तौर पर ये लिखी गई है कि मुसलमान, क्रिश्चियंस और यहाँ के कम्युनिस्ट, ये तीनों हमारे एनिमीज है, इंटरनल एनिमीज है। इंटरनल एनिमीज जैसा नहीं, एनिमीज ही के तौर पर वो लोग डिक्लेयर्ड जो है एक वॉर है जो अभी ये लोग छेड़ा है। प्रधानमंत्री के जो तकरीर में ये बताया है कि जो है दिस इज यही समय है, सही समय है हमें जो है ये सब चीजों को बदलने का। तो मैं समझता हूँ कि जो मुस्लिम उम्मत है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है कि वो पीसफुल है। अब तक वो जो है अपने जो है कंट्रोल से बाहर आके कुछ वायलेंस में या कोई जो है इसके खिलाफ बर्ताव, नियम के खिलाफ आना, हाँ, मतलब जो भी फैसला आता है उसको एक्सेप्ट भी करती है आराम से, कहीं कोई हंगामा नहीं मचता। बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं है। मतलब ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि मुसलमान बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सरकार का जो है तरीका और ये प्रशासन का तरीका इस तरीके से है तो जितना भी जो है मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशंस और उसके लीडर्स उनको बताएंगे कि आप जो है पेशेंस के साथ आ जाइए, वो हम उनके पेशेंस जो है उसको टेस्ट करना नहीं है। यहाँ के जो इमेच्योर, आप अगर बोलेंगे इमेच्योर यूथ्स का या इमेच्योर लोगों का जो है रिएक्शन अगर वायलेंट तरीके से आ जाए तो वो सब लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। तो सबसे अच्छा ये है कि पीसफुली, मतलब पीस कम्स विद जस्टिस। बिल्कुल। तो वेयर देयर इज इनजस्टिस द पेशेंस ब्रिंग्स टू पीस। तो ये हमें समझने का जरूरत है और जो है सरकार उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जब हुकूमत आई थी तो मरकजी हुकूमत में भी हमने देखा था कि 3 मुस्लिम वजीर थे, आज तो एक भी नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है कि ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, और वो ये है कि शायद हुकूमत जिस रास्ते पर वो चलना चाह रही थी उससे शायद थोड़ी भटकी है। क्योंकि जब उसने पहले कहा कि सबका साथ सबका विकास, फिर सबका विश्वास हुआ, फिर सबके प्रयास हुए, अगर हुकूमत भटकी है, वो पॉलिटिकल पार्टी भटकी है, तो उसकी वजह क्या लगती है आपको? या आपको लगता है कि वो नहीं, मैंने कोट किया है कासिम रसूल इलियास साहब को। उन्होंने कहा था कि जिस वक्त हुकूमत आई तो उसका जो नारा था सबका साथ सबका विकास था, उस वक्त मंदिर मस्जिद की बात नहीं की गई थी। और हमने कहा कि भाई उस वक्त 3 वजीर थे मरकज में, आज एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है। तो क्या अगर ये बदलाव है, अगर वो उससे उस राह से हटकी है, तो उस हटने की वजह क्या लगती है आपको? अगर कासिम रसूल साहब ने ये बात कही है कि वो भटकी है, हाँ। तो उन्होंने ही ये बात भी कही थी कि गुरु गोलवालकर ये लिख गए हैं, हाँ। ठीक है ना। तो अगर गुरुजी कुछ लिख गए हैं पहले अपनी किताबों में, तो उसका मतलब ये है कि शायद सरकार के लिए वही जो है गाइडेंस है, उसी के मुताबिक काम कर रही है। मैं जरा इस बात पे आने से पहले मुझे कासिम रसूल साहब की एक बात पे मुझे बहुत सख्त ऑब्जेक्शन है, और ये बात ये लोग कहते रहते हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल लीडर भी है, एक बड़ी पार्टी के लीडर भी है, वेलफेयर पार्टी के सदर हैं। ये जो कहते हैं ना कि भाई इस पार्टी को इतना % वोट मिला, 30% या 31%, और बाकी लोग उसके खिलाफ हैं। भाई हर पार्टी जब भी सत्ता में आई है, किसी को भी 100% या 50-60% वोट नहीं मिला है। तब कोई ही 30 और 40 के दरमियान ही सरकारें बनती रही हैं, कांग्रेस की भी बनती रही हैं और इसकी भी बनती रही हैं। ये हमेशा से होता रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसलिए ये दिल खुश करने के लिए ये बात तो हो सकती है कि भाई सिर्फ 30% लोग उनके साथ हैं और बाकी लोग नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह का बयानिया हम अपने आप को धोखा देने के लिए करते हैं। हो सकता है कि अब जो 2024 में भी इनकी सरकार आए और उसमें भी इनको 30 से 40% वोट मिले और ये सरकार बना ले। देखा ही जाता है कि सीटें कितनी आई हैं और सीटें उतनी हैं कि सरकार ये बना सकें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये हमारे यहाँ कुछ मुस्लिम लीडर जो ये कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान खौफजदा है, मुसलमान परेशान है, मुसलमान बहुत ज्यादा अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला है, ये उसी एजेंडे को, उसी परसेप्शन को पूरा करते हैं जो एक फेनेटिक क्लास चाहता है कि मुसलमान ये सोचे, और जो एक पैगाम उनको देने की कोशिश की जाती है कि हाँ उनकी चूड़ियां कसी जा रही हैं तो ये मामला ठीक है। कल ओवैसी ने लोकसभा में तकरीर के दौरान कल या परसों जी ये बात कही थी कि साहब जो मौजूदा सरकार है उसको देख के हमको हिटलर याद आता है, क्योंकि ये मुसलमानों के साथ ऐसी सलूक कर रही है मोदी सरकार जैसे कि हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। अब क्या ये मुआवजा सही है? मतलब इतनी इंतहा पे आप चले जाते हैं कि यहूदियों वाला मामला हो गया।
आप उनको डराना चाहते हैं मुसलमानों को, जो मुसलमान पहले से अगर थोड़ा बहुत डरा हुआ है, तो आप इस तरह के बयानात देके उनको और ज्यादा डराना चाहते हैं। इस तरह के बयानात मुसलमानों के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। जरूरत तो इस बात की है कि अगर वो डरे हुए हैं तो उनके हौसलों को बुलंद किया जाए, उनको पस्त ना किया जाए। ठीक है, पस्त ना किया जाए। ठीक है एडवोकेट असलम साहब, ये बिल्कुल ठीक है, मैं वापस आऊंगा एडवोकेट असलम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपने भी कहा था और तमाम लोग इस बात को मानते हैं कि अगर कहीं कोई परेशानी है, कहीं कोई मतलब ऐसा मामला है जो कोर्ट के जरिए सुलझ सकता है, तो पहले आदमी कोर्ट ही जाता है, क्योंकि वहां पर उनके पास इख्तियारात भी हैं और आदमी को लगता है किसी भी ग्रुप को या किसी भी एक मतलब तबके को ऐसा लगेगा जिसका भी मसला होगा कि भाई वहां पर वो उनको इंसाफ मिलेगा। मगर जैसे फिर शिकायत आई कि साहब नहीं, अब आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मतलब जो है वो भरोसा उठ गया अदालतों से। मुस्लिम तबके को वो क्या कुछ जो है वो रास्ते अपनाने चाहिए, क्या रास्ते अख्तियार करने चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात ये कि बाबरी मस्जिद का जो मसला था वहाँ पर भी जो मुस्लिम पक्ष था वो बड़ी मजबूती के साथ लड़ा। वैसे ही जो ये मसला है ज्ञान वापी का, वहाँ पर भी अपनी मजबूती के साथ वो अपनी तमाम सबूत रख रहे हैं, मगर वो सबूतों को अच्छे से रख नहीं पाते या साबित नहीं करा पाते। मतलब वो लोग समझना चाहते हैं कि भाई जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, फिर क्या वजह है कि वो कोर्ट में जाकर के वो सारी दलीलें आपकी फेल हो जाती हैं, वहां पर क्यों नाकाम हो जाते हो आप लोग? थोड़ा सा लोग समझना चाहते हैं और कौन से रास्ते फिर उन लोगों को इख्तियार करने चाहिए। मतलब जाहिर तौर पर इंसाफ जो है वो तो अदालतों से ही मिलना है आखिरकार। मैं सबसे पहले जो आपने पहला सवाल किया उसका जवाब पहले दूंगा कि देखिए, इसमें आप फिलहाल हमारे आइन के ताल्लुक से जो काम कर सकते हैं, मैं समझता हूँ वो काम हो ही रहा है। कितनी जोर से हो रहा है, कितनी हिकमत से हो रहा है, वो एक अलग सवाल हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास एक रास्ता है बहैसियत शहरी कि हम अदालत का दरवाजा खटखटाएं, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे वो फिर हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तो मुस्लिम फरीक वहां जा रहे हैं इसमें, और ये ठीक तरीका है। हाँ, अक्सर होता क्या है, जैसे मैं इसमें बाबरी मस्जिद वाली बात तो बाद में करूंगा, होता क्या है कि हम लोग रिट पिटीशन अक्सर फाइल कर देते हैं जी। और एक काम जो नहीं करते हैं कि जो हमारा आम दीवानी कानून है जिसमें सिविल सूट जिसको हम कहते हैं, उसमें भी प्रोविजन होता है कि अगर आपके जो इख्तियारात हैं वो चले गए हैं तो गवाह और कागज को पेश करके आप निचली अदालत से भी कुछ फैसले ले सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नाइंसाफी हुई है तो आप कंपनसेशन भी ले सकते हैं। सेक्शन 80 सीपीसी की नोटिस जाती है, उसमें वक्त जरूर लगता है। जैसे कि आपने देखा कि दिल्ली में ही इस महीने जनवरी 2024 की अगर हम बात कर लें तो ये एक महरौली की मस्जिद मिसमार हो गई, साथ ही कई मजार मिसमार हुए। तो मैं आपके जरिए भी ये कहना चाहूंगा कि जो लोग मुतासिर हैं रिट जरूर दाखिल करें, कंटेम्प्ट पिटीशन भी जरूर दाखिल करें, ये सब हमारे पास मौजूद है जराए, लेकिन सिविल सूट भी जरूर फाइल करें कि जो चीज हाथ से चली गई उसका कंपनसेशन मिले। सरकारें अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट में भी कुछ एक्वायर करती हैं, मार्केट वैल्यू पे जो मार्केट वैल्यू होती है कंपनसेशन देती हैं। तो ये तो हो गया कि एक जमहूरी तरीके जो हो सकते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या अदालत के अंदर हो, वो सारे अपनाए जाने चाहिए। और मैं फिर दोहराता हूँ कि अपनाए जा रहे हैं। अब उसमें क्या हिकमत अमली हो सकती है वो सारा तो यहाँ डिस्कस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक। रह गई बात आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या कमी रहेगी या नहीं रहेगी, मुझे नहीं लगता। देखिए, मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन पे जवाब देने के लिए तो कागजों को बहुत गहरी तौर से मुआयना करना पड़ेगा। ऊपरी तौर पे जो मैं कह सकता हूँ कि बाबरी मस्जिद के केस में मुस्लिम फरीक की कोई गलती तो रही नहीं, क्योंकि बाबरी मस्जिद का केस अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग तो बाबरी मस्जिद का जो ऑर्डर आया है फाइनल, वो एक स्पेशल ऑर्डर आया है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप वहां देखेंगे तो जैसे अभी कासिम रसूल इलियास साहब ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग ये है कि कोई मंदिर मिसमार करके वहां जगह नहीं बनाई गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि बाबरी मस्जिद को बहुत गलत तरीके से तोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि जिन लोगों ने तोड़ा था उनको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि बाबरी मस्जिद टूट चुकी थी तो आर्टिकल 142 में वो जगह उनको दे दी गई। आमतौर से जब कोई भी फैसला होता है, एक कंसेप्ट होता है स्टेटस को एंटे का, कि अगर कोई काम गलत हुआ है तो उसको रिस्टोर किया जाता है। यहीं पे बात आती है कि अदालत पब्लिक सेंटीमेंट के अगेंस्ट कैसे जाएगी। अगर अदालत मान लीजिए ये फैसला दे देती कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनाई जाए, तो क्या आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद दोबारा बन सकती थी मौजूदा सिस्टम में, वो भी मौजूदा वक्त में? मैं एक दूसरी फिलॉसफी नहीं तो लेकिन इसमें फिर सवाल, हालांकि ये कई बार उठ चुका है, तो फिर क्या ऐसे में जो हुकूमतें तो ठीक है अपने लेवल पर काम करती हैं, चूंकि उनको सियासत भी चलानी है, सियासी पार्टी के लोग ही हुकूमत करते हैं जाहिर तौर पर, तो वहां सियासत है, मगर अदलिया पर क्या माना जाए कि इनडायरेक्ट वे में जो है वो एक तरीके से हुकूमतों का, सियासत का और नजरिए का वो प्रेशर रहता है?
देखिए, इस मुल्क में इस्तिस्नाई दौर शायद एक दौर था 1960 या 70 का जी, जब मेरी अपनी ये जाती राय है कि जब हमारे पास जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही बोल्ड जजेस हुआ करते, हाँ, जैसे जस्टिस कृष्णा अय्यर का नाम बार बार आता है उसमें, ठीक है, कि जो अदालतों जो एक बोल्ड फैसला अपने उस पर ले लेते थे। वरना ये कोई नई चीज नहीं है और ये भारत के लिए भी नहीं है, इवन अमेरिका में भी फैसले वही आएंगे जो वहां की डोमिनेंट फिलोसफी होगी, ये याद रखिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि जजेस प्रेशर में काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जिस वक्त की जो डोमिनेंट फिलोसफी होगी फैसले उसके मुताबिक आएंगे, तकरीबन उसी के मुताबिक जो है फिर वो उनको फैसले लेने पड़ते हैं, और डोमिनेंट फिलोसफी ही हमेशा सत्ता में होगी क्योंकि वो पब्लिक सेंटिमेंट के साथ होगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए कासिम रसूल इलियास साहब, के सुहेल साहब तो मानने को तैयार नहीं है कि एहसास कमतरी कहीं तबके में है, मगर मैंने पहले भी कहा था कि जब हम लोगों से बात करते हैं कहीं सफ़र के दौरान या कहीं बैठ करके अलग अलग जगहों पर या फिर व्हाट्सएप पर अलग अलग जरियों से जब बात करते हैं या कुछ ग्रुप्स को देखते हैं जहां मतलब मुस्लिम तबके के लोग या नौजवान जुड़े हुए हैं, तो वो एहसास कमतरी है या नहीं है ये अलग बात है, मगर उनके अंदर एक फ़िक्र है और वो फ़िक्र नज़र आती है। वो फ़िक्र ऐसा है कि उनको लगता है कि जो सिस्टम है, जो हुकूमतें हैं, वो उनको परेशान कर रही हैं। अब ये अगर नहीं होता तो जाहिर तौर पर वो जो तंजीमें हैं, आप तमाम लोग जो हैं वो मीडिया के सामने नहीं आते, बात नहीं करते, एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके जो है आप लोगों ने जाहिर तौर पर बहुत सारे जो है वो तबादला ख्याल भी किया होगा, गौर व फिक्र भी किया होगा कि कैसे इन मसलों से बाहर निकला जाए। तो क्या तौर तरीके हो सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना जो है वो रिबिल्ड करना मुस्लिम कौम के अंदर और नौजवानों के अंदर, मतलब ये कह देना कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसा तो मेरा ख्याल के वैसे तो फिर आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती या शायद नहीं बैठना पड़ता। तो तरीके क्या हो सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस जो है वो वापस लाया जाए जिन लोगों का चला गया है, जिनको लगता है कि वाकई हालात अच्छे नहीं है? दो एग्जाम्पल दूं आपके पास में जी। एक एग्जाम्पल ये है कि 2002 के दंगे हुए थे जी, और मुसलमानों का जो नुकसान हुआ, मुसलमानों की जो जानी माली नुकसान हुआ, जो उनका साइकोलॉजिकल नुकसान हुआ, जो उनपे यानी जिस बुरी तरह से उजाड़ दिया गया था, कोई और काम होती तो खत्म हो जाए। लेकिन आप जाइए मुसलमानों वहां पे गुजरात में, तो आपको 2002 का कोई असर अब मुसलमानों पे नजर नहीं आता। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर कोई कौम बिल्कुल दबाव के तहत काम कर रही हो, डरी हुई हो, खौफ में हो, तो अभी चंद दिन पहले यानी 2020 में 19-20 में सीए का कानून आया जी। सीए के कानून पे मुसलमानों की लीडरशिप ने कोई तहरीक नहीं चलाई, हमारे नौजवानों ने और हमारे महिला खवातीन ने। आप मुझे बताइए, इतनी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की तारीख में इससे ज्यादा हमागीर, इससे ज्यादा बोल्ड, इससे ज्यादा यानी टारगेटेड कोई और जो है मूवमेंट नहीं चली। और अगर ये आपका कोविड नहीं आता तो शायद ये मूवमेंट उसी तरह कामयाब होती जिस तरह किसानों की मूवमेंट कामयाब हुई थी, और किसानों ने भी इन्हीं से प्रेरणा हासिल की और उसके बाद वो बैठे वहां धरने के ऊपर में। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये नौजवान थे ना, कोई इनके पीछे कोई ट्रेडिशनल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये तो मैदान में आ गया स्पॉन्टेनियसली। पहले जामिया के लड़के आए, फिर अलीगढ़ के लड़के आए, फिर पूरे मुल्क के अंदर हुआ, फिर शाहीन बाग बना, और फिर तकरीबन 287 मकाम पे शाहीन बाग बन गए। बिल्कुल। और वो खवातीन जिनके बारे में ये कहता था कि ये तो घरेलू खवातीन है, ये तो घर में बूढ़ी दादियां, वो खवातीन स्टेज पे गई, वो खवातीन जो है आपके मीडिया में गई, 80-80 साल की बूढ़ी खवातीन, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन पे गुफ्तगू की, उससे लग रहा था कि एक कम्युनिटी के अंदर लोग जो है वो इतने सरेंडर नहीं करें। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं जो बात सोहेल साहब कह रहे हैं कि हम कुछ लोगों के अंदर यकीनन होगा, कुछ लोग डरे हुए भी हैं, कुछ लोग बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं, कुछ लोग जो है मौकापरस्त लोग हैं, वो वहां भी जाते हैं, 22 तारीख के मौके में मौजूद थे। तो लेकिन बाय एंड लार्ज मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर डर नहीं है, यानी डर जिसे कहते हैं कि वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कहीं वैसा नहीं है, हो रहे हैं, इस तरह कोई बात नहीं। बस ये वक्ती तौर पर जो है ये एहसास उनको कभी कभार होता है, या ऐसा उनको मतलब महसूस होता है कि भाई ये थोड़ा नाइंसाफी उनके साथ है, या थोड़ा सा जो है मतलब सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, या उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ये वक्ती तौर पर कह रहे हैं आप? ये बात सही है, ये बात सही है कि उनके साथ सौतेला रवैया अख्तियार किया जा रहा है। भाई देखिए, मैं आपसे पहले जो हमारे असलम साहब कह रहे थे, मैं उस बात थोड़ा सा उसमें बात करना चाहता हूँ। ये कहना कि मेजॉरिटी का जो पब्लिक परसेप्शन होता है, अदालतें उससे मुतासिर होती हैं, बिल्कुल गलत बात है। अदालतों को इंसाफ करना चाहिए, चाहे उसकी इज्जत अक्सरियत पे पड़ती हो या अकलियत पे पड़ती हो। अभी देखिए, दुष्यंत दवे जो है एक बहुत बड़े सीनियर लॉयर है, उन्होंने अभी चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में शिकायत की कि हमारी जुडिशरी मेजॉरिटी के तरफ जा रही है, ये बिल्कुल गलत है, जुडिशरी को इंसाफ करना चाहिए। उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज में ये बात कही कि हम
यहाँ की माइनॉरिटीज को, यहाँ के डिप्राइव्ड सेक्शन को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये किसी भी जुडिशरी के लिए मुनासिब नहीं है। ठीक है, जुडिशरी को इंसाफ करना चाहिए, उसकी इज्जत किसी में पड़ती हो, चाहे मोदी सरकार में पड़ती हो, चाहे कांग्रेस में पड़ती हो, चाहे मुसलमान में पड़ती हो, चाहे क्रिश्चियन पड़ती हो, चाहे हिंदुओं पड़ती। ये कहना कि मेजोरिटी, अदरवाइज तो फिर आपकी वो ये क्या कहना, जमहूरियत कहां बाकी रही कि अगर मेजोरिटी इज रूल तो खत्म होगी बात। बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि वक्त की कमी है तो मैं सबसे मतलब जितने भी मेहमान हैं कहूंगा कि कम से कम अल्फाज में जो है वो जवाब दीजिएगा। के सुहेल साहब, ये जो डायलॉग की बात है, हमेशा कही जाती है कि डायलॉग खत्म होता है तो फिर वो मसले मसाइल जो है वो खत्म नहीं होते बल्कि वो परेशानियां बढ़ती हैं। क्या लगता है आपको, क्या मौजूदा सिस्टम से, वो चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो या कैसा भी सिस्टम हो, आप समझ रहे हैं, क्या बात करने की जरूरत है? क्योंकि बात जो है वो मीडिया में बैठ करके तो हो जाती है या अलग मतलब जो है कमरों में बैठ करके तो हो जाती है, सारी मिली तंजीम एक साथ आ जाती है, मगर जिनके हाथ में सिस्टम है उन लोगों से बात करने की आपको लगता है कोई जरूरत है या करनी चाहिए? नहीं, एंगेजमेंट हमेशा मुसलमान का पॉलिसी रहा है जी, और आप देख सकते हैं कि डिसएंगेजमेंट यहाँ के जितने भी यहाँ के कम्युनल फोर्सेस है उनके लिए हमेशा डिसएंगेजमेंट उनका पॉलिसी रहा है। तो एंगेजमेंट का स्ट्रैटेजी वो तय करते हैं कम्युनिटी लीडरशिप, कैसे एंगेजमेंट होना है। अभी फिल वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जैसा कि बताया गया, जो सबका साथ सबका विकास के बजाय कुछ का विकास और बाकी का सर्वनाश, ये जो है आज का दौर का सबसे बड़ा नारा है। और इस हालात में एंगेजमेंट के लिए हम उस तरफ जाना है या जो है सर्वनाश के लिए जो निकले हुए लोग वो बाकी लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कुछ करना है, ये है सवाल। एडवोकेट असलम साहब, फाइनल कमेंट्स जिनको कहा जाए, क्या कुछ होंगे पब्लिक के लिए, कौम के लिए, जिनको लगता है कि परेशान है वो, जिनको लगता है कि अदालतें इंसाफ नहीं कर रही हैं, जिनको लगता है कि हुकूमतें सौतला रवैया अपना रही हैं? देखिए, अगर एक कहावत है कि डेमोक्रेसी डज नॉट वर्क, दैट मींस मोर डेमोक्रेसी एंड नॉट लेस डेमोक्रेसी। तो अगर डेमोक्रेसी से किसी को, मतलब मैं एक एडिज के उसमें बात कर रहा हूँ कि बात करते रहिए, अदालत की तरफ रुख करते रहिए, लोगों में संवाद करते रहिए, हल आना होगा तो इसी से आएगा। पहली बात। जब मैंने दूसरी बात का एक तरह से मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा, मैंने ये नहीं कहा था कि अदालतों को मेजॉरिटेरियन व्यू से मुतासिर होना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि ऐसा होता है, एक हकीकत, एक होते है आइडियल, ठीक है, और जजेस भी आखिर इंसान होते हैं, वो मुतासिर हो सकते हैं, ठीक है, मैं कहना चाह रहा। चलिए ठीक है। कासिम सैयद साहब, क्या फाइनल रिमार्क्स होंगे आपके, क्या कहना चाहेंगे? ये जो अगर है एहसास कमतरी, अगर है तो कैसे आप सब लोग मिलकर के, जो जिम्मेदार लोग हैं कम्युनिटी के, कौम के, कैसे दूर करेंगे? आपने इससे पहले एक बात कही डायलॉग की, कि डायलॉग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी, देखिए, बदकिस्मती से इस पीरियड में जी मुस्लिम लीडरशिप और मुस्लिम मास के दरमियान भी कम्युनिकेशन गैप हुआ है और भरोसे की कमी हुई है। एक वजह यह है। दूसरे, पिछले 10 साल से हमारी मुस्लिम लीडरशिप ने मौजूदा सरकार से बात करने की जरूरत ही महसूस नहीं की। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन गैप बढ़ता चला गया। उन्होंने सरकार में और पार्टी के दरमियान में फर्क नहीं किया। आप बीजेपी से लड़ाई कर सकते हैं मगर हुकूमत से नहीं लड़ सकते, सरकार बात करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं। जब आप कांग्रेस के दौर में हर 6 महीने में कांग्रेस के लोगों से मिलने चले जाते थे, तो आखिर यहाँ वो कोशिशें क्यों नहीं की गई? इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी की तरफ से भी कुछ ना कुछ वो यही कमी रही है। ठीक है, अपना एजेंडा लेकर बात करिए ना। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये अहम मुद्दा था। जाहिर तौर पर एक अच्छी बात यह है, जितने भी तमाम मेहमान हैं सबका ज्यादातर मोटे तौर पर यह मानना है कि कम्युनिटी जो है उसके अंदर एहसास कमतरी नहीं है। मगर अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नाइंसाफी उनके साथ हो रही है, अगर ऐसा लगता है कि हुकूमतों पर उनका भरोसा जो है वो उठता जा रहा है, अदालतें इंसाफ नहीं कर रही, अगर ऐसा लगता है तो जाहिर तौर पर ये जो मिली जमातें हैं, जो तंजीमें हैं, ये जो कम्युनिटी के बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो सियासी लीडर हों या मजहबी रहनुमा हों, उनको आगे आना होगा और कम्युनिटी के अंदर ये जो एहसास कमतरी का एहसास है उसे दूर करने के लिए बातचीत उनसे भी करनी पड़ेगी और जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, जिनके हाथों में निज़ाम है इस मुल्क का, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। बहरहाल, आप सब लोगों ने ये प्रोग्राम देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शनिचर फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, वो मुद्दा जो इस मुल्क के लोगों से जुड़ा है, इस मुल्क की आवाम से जुड़ा है और जो मिल्लत से जुड़ा है, उसको लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।